A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, welcome to online classes of Superior Group of Colleges Mianwali. मैं हूं प्रोफेसर ऑन अब्दुल्ला और आप और हम मिलके सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स फिजिक्स की एक बहुत अहम ब्रांच है कि जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और इनका डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स की बेहद इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इस चैप्टर के बारे में आप याद रखिएगा कि ये चैप्टर हमें बेसिस प्रोवाइड करता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जब आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के बेसिस हम यही फिजिक्स ऑफ सॉलिड में ही सीखते हैं। तो ये हमारे लिए इस लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम जब आगे मॉडर्न फिजिक्स में और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम शिफ्ट होंगे तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बेहद मदद करेंगे। व्हाट आर सॉलिड्स? अब क्योंकि हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड होता क्या है। तो बेटा हमने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर एक चीज पढ़ी हुई होती है कि जो हमारे पास मैटर है उसकी 4 स्टेट्स हैं। वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब ये 4 स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम अपनी बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम इसके बारे में काफी सारा नो हाउ रखते हैं, बट यहां पे हम पर्टिकुलरली सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर along with liquid, gas and plasma. The molecules in solid are closely packed. अब ये solid की खसूसियत है जो बाकी सबसे इसको डिस्टिंग्विश कर देती है, अलग कर देती है लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से, वो ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इकट्ठे होते हैं एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इनके अंदर कम से कम काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कम से कम काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? अब यहां देखें, एक छोटा सा आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है जिसके ऊपर सॉलिड लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें क्लोजली तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप इमेजिन करें तो यहां इसी क्लोज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ये इसके अंदर वाइब्रेट न कर रहे होते तो यकीनन ये फिर यहां कहीं आपको इस पूरी स्क्रीन के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे होते इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि सॉलिड का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके दरमियान जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं इनको होल्ड करने के लिए कि ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलते, तो ये यहीं वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके पास होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो अब क्योंकि इनका मोशन है इस छोटे से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है, लिहाजा इनके पास इतनी ज्यादा कोई काइनेटिक एनर्जी होती कि नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, कम से कम होती है। अ सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चर रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स टू द सरफेस। और सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिजिड होते हैं, स्ट्रक्चर रिजिडिटी होती है इनके पास, ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। यकीनन आपने सॉलिड देखे होंगे, जैसे पत्थर होता है, जैसे वुड होती है, जैसे ये क्रिस्टल्स आप डिफरेंट देखते हैं, तो ये यकीनन बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। और रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स, और इनके अंदर एक और बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल इतने क्लोजली और स्ट्रॉन्ग पैक्ड होते हैं कि इनके ऊपर आप ठीक ठाक फोर्स लगाएं तो ये उसको भी रेजिस्ट करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम यहाँ पे अपने इस बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करें तो सॉलिड क्या चीज है? वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है, और इनके पास क्या है? इनके एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और कम से कम काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, क्योंकि इनके एटम्स एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। और इनके पास क्या है? स्ट्रक्चर रिजिडिटी है, बहुत सख्त और सॉलिड होते हैं और अप्लाइड फोर्स को ठीक ठाक रेजिस्टेंस देते हैं। ओके बेटा, अब हम देखते हैं व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज अपॉन विच मटेरियल हैव स्पेसिफिक यूजेस। कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके बेसिस पे मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जो एक्सट्रैक्ट है ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 135 पे फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। इसका आंसर क्या है? डिपेंड्स अपॉन हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या है? नाम से ही जाहिर है, सख्त चीज को हार्ड कहते हैं, तो हार्डनेस किसी सख्त चीज के मुतालिक बात की जा रही होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड दैट इंडिकेट्स द मटेरियल रेजिस्टेंस टू एनी चेंज और डिफॉर्मेशन। तो अब ये वो प्रॉपर्टी है हार्डनेस किसी भी सॉलिड्स की कि जो मटेरियल्स को रेजिस्ट करती है अगर उसके अंदर आप कोई डिफॉर्मेशन लेके आना चाहें। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसके अंदर कोई चेंज लेके आना चाहें बाय द हेल्प ऑफ एनी फोर्स और समथिंग, तो आपको वो हार्डनेस चेंज नहीं लाने देती, ये उसकी प्रॉपर्टी है। Number 2, ductility. The property of a material that describe its ability to be stretched, pulled or drawn into thin wire or thread
विदाउट ब्रेकिंग। अब डक्टिलिटी क्या है? ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को तोड़े बगैर, टूटे बगैर किसी और जो है वो शेप लाइक जैसे एक थिन वायर है या थ्रेड है धागे नुमा शेप में बगैर टूटे उसमें ढल जाए, ये डक्टिलिटी होती है। मेलेबिलिटी ये भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी इजीली चेंज इनटू न्यू शेप। कोई भी नई शक्ल आप उसकी मटेरियल की बना दें, ये उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। नंबर 4, कंडक्टिविटी, द डिग्री टू विच द स्पेसिफिक मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, कॉपर है, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ऑन द अदर हैंड वुड भी एक सॉलिड है, लेकिन वुड कंडक्टर नहीं है। तो कंडक्टिविटी भी इनकी एक प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा, और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। एक सवाल है, व्हाट मेक्स स्टील हार्ड? स्टील को कौन सी ऐसी चीज है जो हार्ड बनाती है, सख्त बनाती है? लेड सॉफ्ट, कच्ची पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो लेड का बना हुआ होता है, तो लेड को इतना सॉफ्ट कौन सी ऐसी चीज है जो बना देती है? आयरन मैग्नेटिक, लोहा जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। कॉपर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, तो इसका क्या ऐसी वजह हो सकती है? तो सिंपल इसका आंसर है द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन मटेरियल। तो इसका सिंपल आंसर है कि एक मखसूस किस्म का ऑर्डर यानी एक तरतीब और बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन मटेरियल, कि एटम्स के अंदर जो बॉन्डिंग है मटेरियल्स के अंदर, वो इस चीज का बायस बनती है कि स्टील हार्ड क्यों है, लेड सॉफ्ट क्यों है, आयरन मैग्नेटिक क्यों है और कॉपर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग क्यों है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान भी मुख्तलिफ तर्ज के तरीक़ाकार में मुख्तलिफ नस्लों में क्लासीफाई हो चुके हुए हैं, इसी तरह सॉलिड्स भी जो हैं वो क्लासीफाई हैं और इनकी 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड्स एंड नंबर 3 इज पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब इन तीनों सॉलिड्स की कैटेगरीज को हम बारी बारी यहां डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर आप तस्वीर देखें यहाँ पे, तो ये एक क्रिस्टल की आपको शेप नजर आ रही है और यहाँ यकीनन आप देखेंगे तो एक डायमंड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब सबसे पहली चीज नाम से जाहिर हो रहा है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन से हमारे ज़हन में क्रिस्टल आएगा। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम ये चीजें अपने पास रखते हैं और देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये है कि मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज। मॉलिक्यूल्स के अंदर एक बिल्कुल खास तरतीब है। अगर आप इस ब्राउन डायग्राम को देखें तो आपको हर एक एटम बिल्कुल तरतीब से नजर आएगा। अगर आप देखें इन 2 एटम्स के दरमियान फासला बराबर, इनके दरमियान फासला बराबर, यहां जो भी अरेंजमेंट आपको नजर आएगी बिल्कुल एक ही जैसी नजर आएगी। अगर यहां देखें तो भी आपको डायमंड में भी बिल्कुल एक ही जैसी रेगुलर अरेंजमेंट नजर आएगी। थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट इज सेम। पूरे क्रिस्टल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट एक ही जैसी होगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ सकती क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। देयर इज एन ऑर्डर स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके अंदर एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर स्ट्रक्चर। अगर आप यहां देखें तो बिल्कुल ऐसे ही तरतीब में नंबर ऑफ एटम्स जा रहे हैं। यहां देखें ना, सारे के सारे आपको बिल्कुल एक मखसूस पैटर्न, एक सेंटर में एक एटम नजर आएगा। ये देखें सारे के सारे आपको, और इन सब एटम्स के दरमियान का फासला भी आपको एक ही जितना महसूस होगा। सेम यहां पे अगर आप डायमंड के केस में देखें तो डायमंड में भी ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा। Their molecular arrangement can be studied by using X-rays। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, अब देखें मिसाल के तौर पे, अब NaCl नमक जो है वो भी एक क्रिस्टल है, डायमंड भी एक क्रिस्टल है। हाथों में जो हम अंगूठियां और उनके अंदर जो नग डाल के हम रखते हैं वो भी यूजुअली क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्रिस्टल है भी सही या नहीं है? अब देखें नमक के बारे में तो हम अगर अपने किचन में देखें तो वो तो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है नमक, लेकिन हकीकत में जो उसके पीछे पहाड़ से पत्थर निकलता है वो एक क्रिस्टल होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो हमारे घर में पाउडर पड़ा हुआ है ये वाकई हकीकत में एक क्रिस्टल था जिसको हमने पाउडर बना दिया हुआ है? और बाज़ औक़ात हमने अपनी अंगूठी के अंदर जो पत्थर या क्रिस्टल डाला होता है वो क्रिस्टल होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। हम प्लास्टिक डाल के फिर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता इस बात का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिस्टल है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम एक्सरे टेक्निक कहते हैं। और इसमें होता क्या है? इट शोज दैट molecules and ions are not stationary inside the crystalline but they vibrate about their mean position। अब ये क्रिस्टल एक्सरे जो टेक्निक है ये बेसिकली हमें ये ऑर्डर स्ट्रक्चर दिखाती है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल अगर आप देखें तो किसी भी जगह पे क्रिस्टल में आप देखेंगे तो आपको सेम तरतीब नजर आएगी। उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्रिस्टल है, क्योंकि इसके सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक ही जैसी है हर जगह पे, कहीं पे भी अगर आप उस क्रिस्टल को देखेंगे तो। नंबर 2 वो हमें यह भी साथ में बताती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेशनरी नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, बल्कि अपने
مین پوزیشن کے اگینسٹ وائبریٹ بھی کر رہے ہیں اس کے ارد گرد, تو وہاں سے ہمیں ان کی وائبریشن اور لیسٹ کائنیٹک انرجی کا کنسپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. When temperature is increased, the amplitude of vibration also increases, but the average atomic positions are perfectly ordered over the large distances. ہاں, اگر ہم ان کو ہیٹ کریں, ان کرسٹلز کو اگر ہم ہیٹ کریں تو ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا, ان ایٹمز اور مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی تھوڑی سی بڑھ جائے گی, یہ بڑے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ وائبریٹ کرنا شروع کریں گے, بٹ پھر بھی ان کی ارینجمنٹ ایک مخصوص ٹیمپریچر تک سیم رہے گی, کیونکہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو اب دیکھیں نا. بٹ ایوریج اٹامک پوزیشن پرفیکٹلی آرڈرڈ اوور دا لارج ڈسٹینسز, کیونکہ بہت زیادہ فاصلے تک ان کی جو ایٹمز اور مالیکیولز کی ارینجمنٹ ہے وہ سیم رہتی ہے, تو اسی لیے یہاں پہ آپ کو ٹیمپریچر انکریز کرنے سے زیادہ ڈسٹربنس فیل نہیں ہوتی. دے ہیو دا ڈیفینیٹ اور شارپ میلٹنگ پوائنٹ. اب یہ جو خصوصیت ہے کرسٹلائن سالڈز کی, یہ باقی سب ٹائپ جتنی بھی ہم مطلب فردر ٹائپس آف سالڈز پڑھیں گے ان سب سے یہ ڈفرینٹ آئے گی, اس کی وجہ کہ دے ہیو دا ڈیفینیٹ اینڈ شارپ میلٹنگ پوائنٹ. اب یہ ڈیفینیٹ اور شارپ میلٹنگ پوائنٹ کا کنسپٹ بیٹا ذرا تھوڑا توجہ سے سنیے گا. اگر ہم اس کرسٹل کو ہیٹ کرتے ہیں تو ایک مخصوص ٹیمپریچر تک آپ کو اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس فیل نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ایک ٹیمپریچر آئے گا جب آپ کا یہ کرسٹل جو ہے وہ آپ کو بڑے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ ایٹمز اینڈ مالیکیولز وائبریٹ کرتے فیل ہوں گے, اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب ان کے اندر کی جو بانڈنگ ہے جو ان ایٹمز کو جوڑ کے رکھتی ہے, وہ بانڈنگ جب بریک ہوگی تو پھر اس کے بعد کرسٹلائن سالڈ میلٹ ہوگا. یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ جب کرسٹل میلٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے کا سارا کرسٹل ایک ہی وقت میں میلٹ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ آدھا ابھی میلٹ ہو رہا ہے آدھا بعد میں ہوگا, نو, یہ ایک ہی وقت میں سارے کا سارا کرسٹل اکٹھا میلٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈیفینیٹ اور شارپ میلٹنگ پوائنٹ. دس مینس دیٹ دا ہول کرسٹل میلٹس ایٹ دا سیم ٹیمپریچر, ایک ہی ٹیمپریچر کے اوپر پورا کرسٹل میلٹ کرتا ہے. اس کی ایگزامپلس میں میٹلز کی اگر بات کریں, زنک, کاپر, آئرن ایٹسٹرا, کافی زیادہ ایگزامپلز ہیں. آئنک کمپاؤنڈ میں سوڈیم کلورائڈ بہت مشہور ہے, اور سیرامکس میں زرکونیا ہے. سیرامکس یہ جو برتن ہم جس مٹی یا جس مٹیریل سے ہم بناتے ہیں اس کو ہم سیرامکس کہتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے وہ زرکونیا ہے. وائی کرسٹلز ہیو ریگولر شیپ. اب کرسٹلز کے پاس ریگولر شیپ ایک ترتیب کی شکل کیوں ہوتی ہے؟ بالکل اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ایک سوڈیم کلورائڈ نمک کا آپ کو کرسٹل نظر آ رہا ہے, تو دیکھیں آپ کو یہ ایک اسکوائر باکسز نظر آ رہے ہیں سارے. آپ یہاں تک دیکھیں نا, آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آپ کو ایک ہی جیسا باکس نظر آ رہا ہے, اور ایک ہی جیسا سوڈیم ایٹم اور کلورائڈ جو ہے وہ ایٹم, یہ آپ کو سوڈیم آئنز اور کلورائڈ آئنز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اب وائی کرسٹلز ہیو دا ریگولر شیپ. اب ان کی ریگولر شیپ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں جی اس کا آنسر. دا کوہیسو فورسز. کوہیسو فورسز کون سی فورسز ہوتی ہیں؟ وہ فورسز جو ایٹمز کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں ان کو ہم کوہیسو فورسز رکھتے ہیں, یعنی یہ چپکانے والی فورسز ہیں. بٹوین دا ایٹمز molecules or ions keep atoms in right position in spite of their vibratory motion, and due to this the crystalline solids have ریگولر شیپ. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو کوہیسو فورسز ہیں یہ ایٹمز اور مالیکیولز کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں, اور جس ارینجمنٹ پرٹیکولر ارینجمنٹ پہ انہوں نے سیٹ ہونا ہوتا ہے یہ ایگزیکٹلی اسی پہ ان کو سیٹ کر کے رکھتی ہیں. ایون دو ان کے جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں وہ وائبریٹ بھی کرتے رہتے ہیں, پھر بھی ان کی جو ہے وہ شیپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. تو اس وجہ سے جو کرسٹلز ہیں ان کی شیپ بالکل ریگولر ہوتی ہے, ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ کوہیسو فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ ایٹمز کے درمیان. وائی کرسٹلائن سالڈز میلٹ اور واٹ از میلٹنگ پوائنٹ؟ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کرسٹلائن سالڈ میلٹ کیوں کرتے ہیں یا میلٹنگ پوائنٹ کس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ڈیو ٹو ایکسٹرنل افیکٹ سچ ایز ٹیمپریچر. اب باہر سے کوئی ایک افیکٹ ہم لگا سکتے ہیں اور جس کو ہم ٹیمپریچر کہتے ہیں, یعنی ہیٹ کر سکتے ہیں, آگ لگا سکتے ہیں, اوون میں رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, موسمی حالات ایسے ہو سکتے ہیں. دا وائبریشن بیکم سو لارج دیٹ دیز فورسز ڈو ناٹ ہولڈ دا سبسٹینس ٹوگیدر. پھر یہ اتنی زیادہ وائبریشن ہو جاتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن جو ہے ایٹمز کا وہ انکریز کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو سبسٹینس ہے میلٹ کر جاتا ہے, یعنی وہ بیسیکلی ان کے اندر کے جو بانڈ ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا جو سبسٹینس ہے وہ میلٹ کر جاتا ہے. سو دیر از اے سرٹن ٹیمپریچر فار ایوری سالڈ ایٹ وچ اٹ میلٹس, اٹ از کالڈ ایز میلٹنگ پوائنٹ. تو ہر ایک سبسٹینس کے لیے, ہر ایک سالڈ کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر ہے جس پہ وہ میلٹ کرتا ہے, اس کو ہم میلٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں. دا نیو شیپ از ریپڈ اینڈ ارریگولر. تو اس کی جو نئی شیپ بنے گی میلٹ ہونے کے بعد وہ ریپڈ ہے, بہت تیز ہوتی ہے, اور ارریگولر ہے, اس کی کوئی ترتیب نہیں رہے گی پھر اس کے بعد.